ईयर 1.3 लाख केसेस फाइल हो रहे हैं इंडिया में डिवोर्सेस के। लड़कियों में सहनशीलता कम हो गई है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, इसलिए डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। अगर उस औरत की कोई गलती ही नहीं थी और फिर भी उसके पति ने हाथ उठाया तो भी होता है गलती से ना, कुछ मामूली बात से भी थप्पड़ हो सकता है। अगर आप कोई टीवी सोप उठा के देख लो, जो लड़की सबसे ज्यादा त्याग कर रही है, मंदिर जा रही है, माँ बाप की सेवा कर रही है, वो महिला अपनी सास को खुश कैसे करे? आप सोसाइटी को ये दिखा रहे हो ना। मैंने एक केस पढ़ा था जिसमें एक लेडी फाउंड आउट कि उसका हस्बैंड एक डेटिंग ऐप पे दूसरी लेडी के साथ एंड ही इज हैविंग अ सेक्स चैट। तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल एप्स की वजह से चीटिंग बढ़ गई है? जितनी ज्यादा ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और लोगों को मिलाने की कोशिश कर रही है, वही टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं लोगों को अलग भी कर रही है। अगर कपल के बीच में फिजिकल इंटीमेसी नहीं है तो क्या ये ग्राउंड बन बिल्कुल सकता है? बिल्कुल है, वो क्रुएलिटी के अंदर आता है। एक आती है कि वो फिजिकली पोटेंट ही नहीं है ईदर ऑफ द स्पाउस, वहां पे वो शादी चाहे तो वन ऑफ द स्पाउस वॉइडेबल कर सकता है। लेकिन अगर बंदा कर सकता है लेकिन फिर भी वो नहीं कर रही है तो फिर वो क्रुएलिटी में आएगा। एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट है 6,589 केसेस डाउरी डेथ्स हुई इंडिया में। My parents have asked 4 crores dowry from my parents. कि आज भी 2025 में डाउरी की वजह से शादियां टूट रही हैं। शादी हुई और नहीं जी हमें तो बस बेटी 2 कपड़ों में चाहिए। उसके बाद उसको जो ताने सुनने को मिलते थे, हमारे यहाँ फर्नीचर बहुत है, कैश ही दे देते। अगर वो एक बार मार्केट में जाती थी तो पीछे से 10 सवाल आ जाते थे, तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या कर रही हो, तुमने ये क्यों खरीदा? एंड शी वाज अर्निंग, उसका जो भी पैसा आता था उसका पति रख लेता था। जो उन केसेस के बारे में बताओ जहाँ पे मेल्स के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस लगते हैं। हमारी जो लॉ है महिलाओं के लिए वो एक शील्ड है और उसको महिलाएं एज अ सॉर्ड यूज करने लग गई हैं। जो फीमेल्स कमा रही हैं क्या वो भी एलुमनी के लिए अप्लाई कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। क्यों, जरूरत क्या है? एलुमनी सिर्फ लड़की को मिलती है या फिर लड़के को भी मिल सकती है? हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 24 एंड 25 ये जेंडर न्यूट्रल सेक्शन है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि अ वाइफ वुड बी आस्किंग, उसमें लिखा है ईदर ऑफ द स्पाउसेस, जिसमें मेन भी आते हैं। What is the biggest mistake that people make while filing a divorce? तो एक लड़की है, वो 3 साल से शादीशुदा है और ना इज्जत है उस शादी में, ना प्यार है, इमोशनली अब्यूज़ होती है और फिज़िकली टॉर्चर। अपने माँ बाप से बोलती है कि डिवोर्स ले लूँ क्या, तो बोला जाता है शादी कोई खेल है, एडजस्ट करो तुम। फिर थोड़ा और सहती है और सहती है और थोड़ा और सहती है और फिर एक दिन अपनी दोस्त के आगे रो पड़ती है। उसका दोस्त उसका साथ देती है और बोलती है कि नहीं तू आगे बढ़, डिवोर्स ले, अपने लिए फ़ाइट कर। चलो, किसी ने तो सुन ली उसकी, एक लड़की की एक लड़की ने सुन ली और वो एक बोल्ड स्टेप उठा पाई। मगर लड़कों का क्या, तुम तो घर के मर्द हो, तू तो सब हैंडल कर लेता है, कंट्रोल में रख उसे। या फिर तू मर्द है यार, सब संभाल लेगा, एडजस्ट कर लेगा। बहुत सारी सिचुएशंस और बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी रिलेटेबल चीज़ें आज आप इस पॉडकास्ट में सुनने वाले हो। आज हम उन सवालों की बात करेंगे जो हर दूसरे कपल के दिमाग में, जहन में घूम रही हैं कि डाइवोर्स ले लूँ क्या, उससे मुझे कैरेक्टरलेस तो नहीं बोला जाएगा? सेपरेशन के बारे में सोचना क्या सेल्फिश है, होना है क्या? बच्चों का क्या होगा? अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं कैसे रहूँगी? इतना आसान नहीं होता है डिवोर्स के बारे में सोचना। बहुत सारी चीज़ें। तो मैं कोशिश करूँगी इस कॉन्वर्सेशन को हाईली रिलेटेबल बना सकूँ। मैं कोशिश करूँगी इस कॉन्वर्सेशन को के थ्रू मदद कर सकूँ फॉर ऑल दोज पीपल हु आर स्टक बिटवीन शादी एंड आज़ादी। So please welcome to a very, very serious yet very highly relatable conversation that we are going to have for the first time at Hocus Pocus. Please welcome Neha Roy.
नेहा मैम, वेलकम ऑन होकस फोकस. What you said about शादी एंड आज़ादी, जैसे ही डिवोर्स तलाक का शब्द आता है वो शब्द ही नेगेटिव हो जाता है. यस यस. तो वहाँ पे हमें एज ए सोसाइटी, एज ए इंडिविजुअल, हमें वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है. वो थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है. ये बताने की ज़रूरत है कि डिवोर्स जो है वो नेगेटिव नहीं है. वो एक तरीके से आपको उस रिलेशन से बाहर निकाल रहा है जिस रिलेशनशिप में आप काफ़ी टाइम पहले से ही बंद रह चुके हैं रहना, और घुट कर रहे हो. और घुट के रह रहे हैं. अगर नहीं हो पा रहा है, ट्राई करो. ऐसा नहीं है कि बस फूटे और चल दिए. ट्राई करो, बट नहीं हो पा रहा है तो प्यार से अलग भी तो हो सकते हैं ना. 2 जिंदगियां हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी शुड बी गोइंग अहेड विद और दिस. वो 2 जिंदगियां पूरी तरह डिजर्व करती हैं एक अच्छा जीवन बिताना. बिल्कुल. चाहे आप शादी के किसी भी स्तर पे हो, जिंदगी के किसी भी लेवल पे हो, किसी भी बिल्कुल. फेज में फंसे हो, आप डिजर्व करते हो एक बिल्कुल. अच्छा जीवन बिताना. तो डाइवोर्स नेगेटिव नहीं है. बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद द होल कॉन्वर्सेशन, मैम मैं चाहती हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन एक कंसल्टेशन बने जिसमें जो लोग फंसे हैं, इस थॉट प्रोसेस के साथ गुजर रहे हैं, जब वो ये पॉडकास्ट देखें तो फुल क्लैरिटी के साथ बाहर निकलें कि क्या प्रोसेस होता है, क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या गलतियाँ वो कर रहे हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ 101 फ्री कंसल्टेशन आई फॉर रियली होप सो कि मैं listeners. बहुत सारे लोगों की मदद कर पाऊँ. एवरी ईयर 1.3 लाख केसेस फाइल हो रहे हैं इंडिया में डिवोर्सेस के. नो, यू आर गुड विद स्टैटिस्टिक्स. या सबसे 5 बड़े रीजंस क्या हैं डिवोर्सेस इन इंडिया के इस वक्त 2025 में? आंचल, मुझे 12 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, जी. और पिछले 12 साल से मैंने बहुत सारे डिवोर्स मैटर्स देखे हैं. क्रूअलिटी एक तरीके से जिसमें आपका घरेलू हिंसा आ जाती है और दहेज आ जाता है, मतलब लड़कियों को परेशान किया जाता है. दिस इज टॉप. ये मैं बात कर रही हूँ महिलाओं की तरफ से कि उन क्या होता है कि वो डिवोर्स लेने पे मजबूर हो जाती हैं. तो ससुराल वालों की तरफ से काफ़ी उनको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, दहेज के लिए ताने सुनने पड़ते हैं. सो अभी भी ऐसे बहुत परिवार हैं जहाँ पे लड़के और लड़की में भेदभाव होता है. लड़की नहीं पैदा हो पा रही है, उसकी वजह से महिलाओं को ताने मिलते हैं डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि वो उनके कंट्रोल में नहीं है, और ये चीज़ भी उनको पता है. तो हमारे पास ऐसे मैटर्स भी आते हैं जिसमें लड़कियां हैं और उसकी वजह से बच्चियों की वजह से उनकी माँओं को ताने सुनने पड़ रहे हैं. और ये हो गया. फिर इमोशनल अब्यूज़ होता है काफ़ी तरीके से. इकोनॉमिक अब्यूज़ होता है, पैसे नहीं मिलते हैं. अगर वो घर होम मेकर हैं. अभी धीरे धीरे काफ़ी टाइम से महिलाएं जो हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होने लग गई हैं, उनको अपने अधिकार समझ में आने लग गए हैं. बट फिर भी अभी एक ऐसा तबका है जो होम मेकर है, और होम मेकर को बहुत ही आसानी से लोग बोल देते हैं कि आप करते क्या हो, घर में ही तो हो. बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ने एक जजमेंट में ये बहुत ही क्लियरली ऑब्जर्व किया है कि होम मेकर्स जो होते हैं उनसे बड़ा जॉब उनको आप ये नहीं कह सकते कि दे डोंट डू एनीथिंग. दे आर एक्चुअली मेकिंग योर लाइफ ईजी, एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर गोइंग आउट एंड यू आर मेकिंग योर लाइफ ईजियर. सो पर वो सुप्रीम कोर्ट की बातें ऐसे तो कोई मान नहीं जाएगा ना कि उन्होंने बोला और यहाँ पे इन्होंने ये मान गए. दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न है सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँगी तो इंडिपेंडेंस आ गई है हम में, और अवेयरनेस आ गई है हमें. तो अब हमें ज़्यादा पता है कि चीज़ें क्या गलत है और क्या चीज़ें नहीं सहनी चाहिए. वो जो पहले होता था ना कि घर में डोली गई है तो अर्थी ही वापस आएगी, वो कंसेप्ट लड़कियों को अब नहीं चाहिए. लड़कियां अपनी डोली खुद लेके आती हैं और उनको नहीं चाहिए कि वो अर्थी में जाए. उससे पहले ही वो बोलती हैं कि भाई नहीं हो पा रहा है, इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन. कहा जाता है कि लड़कियों की सहनशीलता कम हो गई है. सो आई क्लियरली रिमेंबर दिस कॉन्वर्सेशन के जब हम लड़की देखने जाते हैं तो हम देखते हैं उसका रहन और सहन कैसा है. ठीक है, बिल्कुल. तो रहन मतलब उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो कैसे उठती है, बैठती है, क्या खाती है, क्या पहनती है, कैसे चलती है, क्या सोचती है, इज कम्स अंडर आपका रहन. और सहन इज़ के आपके अंदर
सहनशीलता कितनी है, आप Correct. कितनी सह सकते हो चीज़ें. I'd like to ब्रेक दिस डाउन कि किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी गलत नैरेटिव नहीं सेट करना चाहती. सहनशीलता इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल. ठीक है. एडजस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स. अगर आप अपने पिता माता के साथ रह रहे हैं, अगर आप भाई बहन के साथ रह रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ भी रूम शेयर कर रहे हैं, तो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं तो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. आप अपने हॉस्टल रूम में भी एक नई लड़की के साथ रूम शेयर करते हैं, तब भी आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेगा. तो येस, एडजस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि कॉम्प्रोमाइज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए कुछ चीज़ों के साथ. कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वहाँ हम बाउंड्री बना के रखते हैं कि ये तो मैं नहीं कर सकती. तो जहाँ इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत हो जाती है, वहाँ उसे अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए कि आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद माई वर्क, विद माई डिग्निटी, विद माई सेल्फ रिस्पेक्ट. करेक्ट. है ना. आई कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन अ रूम Yeah. कि मैं अब एक बड़े घर में रहती थी, मैं छोटे घर में रह सकती हूँ. करेक्ट. है ना. मैं पहले ये इतनी वेकेशंस लेती थी, अब मैं इतनी वेकेशंस ले सकती हूँ. आपको ये देखना है कि आपको एडजस्ट कहाँ करना है, और वो एडजस्ट की लिमिट भी आपको ही डिसाइड करनी है, सामने वाले को वो नहीं बाउंड्री करनी. आपको सेट करनी है. राइट. बिल्कुल सही बात तो है. रहन सहन देखा जाता है. डेफिनेटली आपका इस पॉइंट इज़ वेरी करेक्ट. एग्जैक्टली. और अब वो लड़कियों में सहनशीलता कम हो गई है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, इसलिए डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं. हाँ, और सहनशीलता अगर हम देखें ना कि ये जो गुड गर्ल वाली जो इमेज है, अगर आप कोई टीवी सोप उठा के देख लो, तो जो लड़की सबसे ज़्यादा त्याग कर रही है, अच्छी है, मंदिर जा रही है, माँ बाप की सेवा कर रही है, टाइम पे मेडिसिन खिला रही है, और शुरुआत करते हैं वो कि वो एक आगे बढ़ना जा रही है, लेकिन लास्ट में उनका जो सीरियल आके अटक जाता है. थैंक्स टू माय मदर, आई हैव टू वॉच दिस सीरियल्स व्हेनेवर आई गो बैक होम. आई हैव, ये हमारा टाइम होता है. सो उसी से मेरे को ये पॉइंट आया है. सो सारी की सारी स्टोरी आके कहाँ रुक जाती है कि वो महिला जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटोजनिस्ट है, वो अपनी सास को खुश कैसे करे, कि चने में मसाला कितना पड़ेगा. दैट इज मेजर पॉइंट रादर देन गोइंग एंड गिविंग द एग्जाम. सो आप सोसाइटी को ये दिखा रहे हो ना. और हमारा जो मेजर मास ऑडियंस है वो टीवी देखता है. उनको ये है कि अगर लड़के ने सिगरेट पी तो वो हेल्थ इशू है, लड़की ने सिगरेट पी फिर वो कैरेक्टर इशू है, लड़के ने शराब पिया तो फिर उसका लिवर खराब होगा, लड़की ने शराब पिया फिर तो उसके चक्कर चल रहे हैं. So that's how the narrative is said. That's how the narrative is said, right? So and we are living in this narrative. Okay, let's coming back to the conversation. आपने बोला cruelty is one concept. Yes. Emotional abuse, physical abuse and फाइनेंशियल अब्यूज़. पैसा Yes. नहीं मिलता है, मारा पीटा जाता है, डाउरी या डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से इन लॉज आपको परेशान करते हैं. मैंने एक केस पढ़ा था जिसमें एक लेडी फाउंड आउट कि उसका हस्बैंड एक डेटिंग ऐप पे बात कर रहा है दूसरी लेडी के साथ एंड ही इज़ हैविंग अ सेक्स चैट एंड शी फाउंड आउट, मगर वो कंफ्यूज्ड है कि मैं उसे कन्फ्रंट करूं या नहीं करूं, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ बात ही तो कर रहा है. You can see the tragedy. तो इवन विमेन आर नॉट श्योर कि क्या चीटिंग में आता है, क्या चीटिंग में नहीं आता है. वो उसके साथ सो थोड़ी आया, वो सिर्फ बात ही तो कर रहा है. एंड समहाउ मेन ऑल्सो मैनिपुलेट देयर वाइफ्स के मैं बात कर रहा था, वो कुछ और हो गया था, एंड दे वो केसेस को घुमा फिरा देते हैं एंड देन वो बच जाते हैं एंड वापस से फेथ अपना गेन करने की कोशिश करते हैं. तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल एप्स या फिर मैट्रिमोनियल साइट्स या फिर ग्लोबलाइजेशन इन डिजिटल एरा की वजह से भी चीटिंग बढ़ गई है और उसकी वजह से भी डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं? हाँ, मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ. एक्चुअली आपके पास ऑप्शंस हैं. आप एनोनिमस होके अपनी आईडी बना सकते हैं, फेक आईडी बना सकते हैं, और डेट करते हैं लोग, शादीशुदा लोग डेटिंग ऐप्स पे होते हैं,
और पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते हैं, उनकी किस्मत बदकिस्मत जैसे भी होते हैं। बट मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि जितनी ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और लोगों को मिलाने की कोशिश कर रही है, वही टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं लोगों को अलग भी कर रही है। टेल मी द क्रेजीएस्ट रीजन यू हर्ड फॉर अ डिवोर्स। शी वॉज वन ऑफ माई फ्रेंड एक्चुअली। और जब मैं उसके पति से मिली और जब वो मुझे अपने पति के बारे में बताती थी तो वो ऐसे बताती थी जैसे ही इज़ अ परफेक्ट पर्सन और उससे ज़्यादा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता है। इनफैक्ट उस पति को पाने के लिए उसने एक्चुअली में उसके फादर ने 16 सोमवार के व्रत से लेके और मंदिरों में वो करवाया, लोटपोट जो भी था। एक्चुअली आई एम लिटरली उसने लोटपोट किया था। सो बाद में 3 साल शादी के सिर्फ 3 साल के बाद बहुत ही डिस्टेंट रहने लग गया पति। और फिर भी उसको ये लगा कि नहीं बहुत काम की टेंशन होगी, ये होगा। उसके बाद अचानक से वो एक दिन मेरे पास आई और उसने बोला कि नेहा एक बात बता, डिवोर्स के प्रोसीजर्स क्या होते हैं। मैंने बोला भाई क्या हुआ? तो कहती कि मैंने अपने पति को देखा एंड ही इज़ वेरी डिस्टेंट विथ मी सिंस सो मेनी मंथ। मुझे लगा काम की टेंशन है, ये है वो है। बट अभी मैंने उसको देखा है कि वो किसी और से बात कर रहा है। और जब मैंने उसको कन्फ्रंट किया, शी हैड दैट करेज टू कन्फ्रंट हिम, तो उसने उसको बोला कि मुझे तुम्हारे अंदर से पत्नी की फीलिंग नहीं आती है, मुझे तो तुम्हारे अंदर से बच्ची की फीलिंग आती है। तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तुम मेरी बच्ची की तरह रखती हो, तो मैं तुमसे फिजिकली अट्रैक्ट नहीं हो पाता हूँ। सो ये मेरा रीज़न है, प्यार मैं तुमसे करता हूँ लेकिन मैं फिजिकल अट्रैक्शन मेरा तुमसे नहीं है क्योंकि मैं तुम में एक बच्चा देखता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आया कि वो इतना अमेजिंग एक्सक्यूज़ कैसे दे गया। मैं खुद अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी। मैंने बोला कि यार ठीक है, वो ये कह सकता था कि भाई तुमसे मैं फिज़िकली अट्रैक्टेड नहीं हूँ या हमारी केमिस्ट्री ख़त्म हो गई है, बट ये लॉजिक क्या है? उसके बाद इन लोगों का 2-3 महीने का ये चला कि भाई हाँ डिवोर्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं। बट नाउ अगेन शी इज़ बैक टू हिम एंड बहुत ही हैप्पीली मैरिड लाइफ है उनकी। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें तो उनसे ज़्यादा कोई अमेजिंग कपल नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि क्रेज़ी रीज़न डिवोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन बात शादी टूट गई एक तरीके से, क्योंकि जब भी वो अभी भी मुझसे मिलती है वो अपने पति के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स ही बोलती है, लेकिन उसी शाम को अगर वो स्टेटस अपडेट करती है तो उसका पति बेस्ट होता है। Oh man, this is the harshest. So if this is not crazy, you tell me what is crazy. This is the harshest reality that I am not willing to accept. Yeah. ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि इसको एक्सेप्ट कैसे किया जाए। आई थिंक फिर ये चीज़ एक और चीज़ हमें प्रूव करती है कि इंडिया लोएस्ट है वर्ल्ड रैंक्स में, जब हमारे देश में सबसे ज़्यादा कम डिवोर्सेस होते हैं। नॉट बिकॉज कि यहाँ पे टॉक्सिक मैरिजेस नहीं हैं, बट बिकॉज यहाँ की रिपोर्टिंग इतनी कम है, बिकॉज ऑफ फियर्स, बी सोशल स्टिग्मा, लोग क्या कहेंगे मेंटालिटी, एंड प्रेशर ऑफ फैमिलीज एंड रिलेटिव्स। क्योंकि यहाँ पे हमारा शादी जो टॉपिक है वो एक सोशल टॉपिक है। सब लोग साथ मिलके शादी करते हैं और सब लोग साथ मिलके ही डिवोर्स डिसाइड करते हैं। शादी इज अ सैक्रेड इंस्टीट्यूशन एज पर हिंदू लॉ। और जब आपने लॉ चीज़ है बिल्कुल, एंड जब आपने बात की लॉ की, तो लॉ के कौन से रीजंस हैं? अगर मैं हिंदू मैरिज एक्ट बताऊं, क्योंकि बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, फॉरेन मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, जिसमें अगर कोई 2 रिलीजन के लोग एक दूसरे से शादी करते हैं। बट मोस्ट सारे ही एक्ट्स में जो डिवोर्स के ग्राउंड्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जी। तो उसमें एक सेक्शन है 13 सेक्शन करके, उसमें 2 सब सेक्शन है। एक जनरल सेक्शन है जिसमें दोनों ही डिवोर्स के ग्राउंड्स फाइल कर सकते हैं, पति और पत्नी। ओके, और दूसरा है जो स्पेसिफिकली विमेन के लिए है। अच्छा, पहला वाला जो है उसमें बहुत सारे रीजंस आते हैं, जैसे आपका आ गया क्रुएलिटी, आ गया क्रुएलिटी बहुत वास्ट होता है।
एक्चुअली इट्स अ वेरी वाइड टर्म जो बहुत अंदर सारी बहुत सारी- चीज़ें, जनरल है जो कि बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेता है. उसके बाद एक आता है डिजर्शन. उसमें क्या होता है कि 2 साल का पीरियड होता है मोस्टली, कि 2 साल से अगर किसी ने भी एक दूसरे को छोड़ के रखा हुआ है तो वो भी फिजिकली अलग है, तो वो एक ग्राउंड होता है कि वो एक दूसरे से आप डिवोर्स उस ग्राउंड पे ले सकते हो. कि ये भी एक चीज़ होती है कि अगर कपल के बीच में फिजिकल इंटीमेसी नहीं है तो क्या ये ग्राउंड बन बिल्कुल सकता है, बिल्कुल है, वो क्रुएलिटी के अंदर आता है. इनफैक्ट वो वन ऑफ द पर्सन कैन फाइल डिवोर्स क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव नहीं है. एग्जैक्टली. सो अब यहाँ पे Oh. आंचल 2 चीज़ें आती हैं. एक आती है कि वो फिजिकली पोटेंट ही नहीं है, ईदर ऑफ द पर्सन, ईदर ऑफ द स्पाउस, ठीक है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है. वहाँ पे वो शादी चाहे तो वन ऑफ द स्पाउस वॉइडेबल कर सकता है, मतलब शादी को डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगा, वो दूसरे सेक्शंस में जाएगा, वॉइडेबल कर देगा वो कि शादी मानी ही नहीं जाएगी. Oh. ठीक है. लेकिन अगर बंदा कर सकता है, वो कर सकती है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर रही है, उसको वो फिजिकल कंफर्ट, इंटीमेसी नहीं प्रोवाइड कर रही है, तो फिर वो क्रूएलिटी में आएगा. उसकी भी बहुत सारी जजमेंट्स हैं और उसको इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में ऑब्जर्व किया है कि एब्सटेनिंग फ्रॉम गिविंग दिस काइंड ऑफ इंटीमेशन, तो वो आपके क्रूएलिटी में आता है. For both the parties. फॉर बोथ द पार्टी. अगर कोई इंटीमेसी ऐसी नहीं रख पा रहा है सो ये क्रूएलिटी है, एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर ग्राउंड. कोई स्टोरी आप इससे रिलेटेड सुना सकते हो? एक स्टोरी ये थी, एक है जिसमें मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले वो, और जो लड़की थी शी वॉज नॉट वेरी फिजिकली इंटरेस्टेड टूवर्ड्स द पर्सन जो उसके पति थे. पति ने बहुत कोशिश करी और उसके बाद भी कोई ना कोई बहाना, कुछ ना कुछ करके कोई इंटीमेसी नहीं होती थी उनके बीच में. तो पहले तो उसने पूछा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये है, बट कोई कितने टाइम तक आगे उस चीज़ को बोल सकता है या उसको पेशेंस उसका एक बार के बाद जवाब दे जाएगा. फिर उसने बहुत ही आई वुड से बहुत ही सिविल तरीके से उसको कन्फ्रंट भी किया, और उस पर फिर उस लड़की ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि भाई मुझे तो तुम्हारा लाइफस्टाइल पसंद नहीं है, और मुझे तुम ये दे नहीं पा रहे हो, और तुम मुझे अगर ये नहीं दे पा रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती. सो ये रीज़न हुआ और उसकी वजह से इन लोगों का डिवोर्स जो है हम केस देख रहे हैं. तो इस केस में उनकी शादी वॉइडेबल नहीं हो जाएगी क्योंकि वो कर सकते हैं और नहीं कर रहे? नहीं, वो क्रूएलिटी होगी. शी वॉज मेडिकली फिट. ओके, यस. बट वो कर नहीं रही थी. तो ऐसे कौन से टर्म्स हैं जहाँ पर शादी वॉइडेबल हो जा सकती है, मानी ही नहीं जाएगी? एक तो आपका ये फिजिकल इम्पोर्टेंसी आ गया, ठीक है. है. दूसरा आपका आ गया चाइल्ड मैरिज. अच्छा. ठीक है. चाइल्ड मैरिज में क्या होता है कि चाइल्ड मैरिज कराने वाले पनिशमेंट के वो होते हैं, बट वो शादी वैलिड होती है. जो चाइल्ड मैरिज करा रहे हैं उनको सज़ा होगी. अच्छा. क्योंकि वो गलत है. लेकिन जो शादी है वो वैलिड है. अब अगर 18 साल के होके लड़की और 21 साल का होके लड़का, और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई ये शादी तो हमारी बचपन में करा दी गई थी, हम ये शादी नहीं चाहते हैं, और वो उसका भी एक लिमिटेशन पीरियड होता है कि इतने टाइम के अंदर आपको ये जाके बोलना है कि भाई हमें ये शादी नहीं चाहिए. आफ्टर 18, आफ्टर गेटिंग द मेजॉरिटी ऑफ बोथ द इन रिस्पेक्ट विद द मैरिज एज. तो आपने जाके अगर बोला तब वो शादी वॉइडेबल हो जाएगी. अच्छा. लेकिन अगर आपने नहीं बोला तो फिर वो शादी मानी जाएगी. एक रीज़न होता है कि फ्रॉम मेल पर्सपेक्टिव आई वुड से कि लड़के को पता चला शादी के टाइम पे या शादी के बाद कि उसकी होने वाली पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट है, और वो किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने शादी के कुछ वक्त तक कुछ नहीं बोला और उसको एक्सेप्ट किया. बाद में वो ये रीज़न नहीं दे सकता है, वो डिवोर्स में जा सकता है पर वो उसे वॉइडेबल में नहीं लेके जा सकता. अगर शादी हो गई और उसे पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है मगर उसकी वजह से नहीं है, और फिर वो कन्फ्रंट करता है, तो शादी वॉइडेबल हो जाए. हाँ, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आप जाओ, आपकी शादी वॉइडेबल हो जाए.
आई मीन विद इन 9 मंथ्स तो हो जानी चाहिए ना, विद इन 9 मंथ्स का कूलिंग पीरियड उसे मिलना चाहिए। नहीं, देर इज few month term. I have to confirm with the act, but 9 month is not the term. फिर हम लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, जो दूसरा सेक्शन है लॉ का, उसमें अगर उसका जो होने वाला पति है या उसका जो पति है, सॉरी नॉट होने वाला पति, उसका पति, क्योंकि हम डिवोर्स के ग्राउंड्स देख रहे हैं, वो किसी रेप का कॉन्विक्ट है या रेप का एक्यूज्ड है, वो ग्राउंड ले सकती है वो कि भाई मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। सो दिस इज गिवन इन द लॉ। एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट है, 6,589 केसेस डाउरी डेथ्स हुई इंडिया में। तो मेरा सवाल ये है कि आज भी 2025 में डाउरी की वजह से शादियां टूट रही हैं। जब मुझसे लोग ये पूछते हैं आंचल कि मेन के लिए कोई लॉ है कि नहीं है, या मैं बात कोई करूंगी सेक्शन, इससे। ऑफ कोर्स कोई सेक्शन है कि नहीं है, तो बहुत ही एक छोटा सा एक्ट है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि जेंडर न्यूट्रल है, जिसमें दहेज देने वाला और दहेज लेने वाला दोनों ही अपराधी होता है। तो अगर लड़का भी जाके बोलता है, जो कि मेरे केस में तो अभी तक कोई ऐसा नहीं आया है कि लड़के ने आके बोला हो कि हमें दहेज मिल रहा है और हमें शादी नहीं करनी है, आई डोंट थिंक सो, तो आपने भी सुना होगा। बट डाउरी की वजह से शादियां टूटती हैं, क्योंकि लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कमा रही हैं, और उनके पेरेंट्स को भी ये लगता है कि अगर डाउरी की डिमांड, आप अपने मर्ज़ी से अगर किसी बच्चे को अपने दे रहे हो और उसके नाम पे दे रहे हो, दैट इज़ अ शेयर लव, चलो ठीक है। बट अगर कोई डिमांड कर रहा है या कोई नहीं भी डिमांड कर रहा है और आप ये सोच रहे हो कि अरे हम अपनी बच्ची को बसा रहे हैं और आप उसके नाम पे डाउरी दे रहे हो, तो वो डाउरी ही है ना। मुझे पता है कि अब शायद मांगना और उतना अपफ्रंट नहीं रहा कि हमें इतना चाहिए। पता नहीं मुझे इसकी क्या रियलिटी है, वो आप बताओगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अनसेड ऑब्लिगेशन है जो आपको पूरी करनी है। अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो तो आपको एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स के नाम पे, अपने बेटी के लिए ही तो कर रहे हैं नाम पे, आप दहेज देते हो और सामने वाला भी एक्सेप्ट करता है। एंड इट इज़ सो कॉमन इन आर कंडीशनिंग कि जब मैं बड़ी हुई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उफ उफ उफ, दिस इज़ अ बिग ट्रैप। एंड ये एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स और बेटी को बसाना और बेटी के लिए दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे हैं, इसके नाम पर आज भी हम ओपनली सब जगह देख रहे हैं कि डाउरी एक्सेप्ट हो रही है। शादी में गाड़ी भी जाती है, सोफ़ा भी जाता है, सामान भी जाता है, और नहीं जाता है तो फिर मुंह बन जाता है। एंड देन दिस फैब्रिकेशन, दिस कंडीशनिंग इन 2025 इज़ वेरी मच देयर। बहुत ही अनफॉर्चुनेट केस था ये। शादी हुई और नहीं जी हमें तो बस बेटी 2 कपड़ों में चाहिए, हम आपकी बेटी हमारी तो लक्ष्मी है, ऐसा करके लेके आए, बेटी लेके आए। उसके बाद जो शादी के दिन से और वो बच्ची वापस घर आई है, उस दिन तक उसको जो ताने सुनने को मिलते थे, वो ताने थे कि हमने तो अपनी बेटी को अरे हमारे यहाँ फर्नीचर बहुत है, कैश ही दे देते, हमने तो अपनी बच्ची को कैश दे दिया था उसका। एंड शी वॉज अर्निंग गुड। उसका जो भी पैसा आता था, सैलरी आती थी, उसका पति रख लेता था सब कुछ। ये बोल के रखता था कि तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तुझे जितने पैसे उड़ाने हैं तू उड़ा, ये ले मेरा कार्ड। लेकिन अगर वो एक बार मार्केट में जाती थी तो पीछे से 10 सवाल आ जाते थे, तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या कर रही हो, तुमने ये क्यों खरीदा, तुमने अगर ये खरीदा तो तुमने मम्मी जी के लिए क्यों नहीं खरीदा। वो रक्षाबंधन से वापस आ रही है और उसे उसके पिता ने उसके लिए, उसके पति के लिए कपड़े दे के भेजे हुए हैं। इस बात पे बस बवाल उठ गया और इस बात पे हाथ उठ गया कि तुम्हारे घर से मेरी मम्मी के लिए कपड़े क्यों नहीं आए, मेरे पापा के लिए कपड़े क्यों नहीं आए, मेरे दीदी के लिए कपड़े क्यों नहीं आए, मेरे जीजा जी के लिए कपड़े क्यों नहीं आए। सो उनके हिसाब से ये बहुत नॉर्मल है, ये तो चलता है। जब वो मिलने गए, सुलह करने गए, फैमिली बैठी सुलह करा रही थी और उसने बोला कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो सब मिल रहा है। उसने बोला मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहिए। लड़की ने ये बोला यही होता है, ऐसा ही होगा, और हमने दिया है तो हम लेंगे भी। ये शब्द थे।
उस लड़के के। आपने हमसे पूछ के थोड़ी ना ये ज़मीन खरीदी, आपने हमसे पूछ के ये गाड़ी खरीदी। हम दामाद है घर के। It's all matters of conditioning in the culture. एग्जैक्टली Deep rooted conditioning. एग्जैक्टली। तो वहाँ पे मैं ये ऑब्वियसली गलती पूरी तरीके से उसके पति और उसके पति के परिवार की है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती तो हमारे साइड की भी बोलूँगी। आप दामाद आता है तो आप ऐसे पूजा करने लग जाते हो जैसे लगता है कि उससे बड़ा भगवान नहीं है कोई। क्या ऐसी पूजा बहू को मिलती है? लोग आज आई एम सो सॉरी टू से लोग आजकल बहुत डरे हुए हैं, और मैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये कुछ मीम्स देखती हूँ जिसमें बहुत ही बोलते हैं कि पूरा मर्द समाज डरा हुआ है, जो आजकल केसेस हो रहे हैं, राइट? ये पूरा समाज कहाँ था जब इतनी सारी औरतें जल रही थी और अभी भी जल रही हैं? तब तो कोई नहीं बोलता था पूरी औरत समाज डरी हुई है। आई क्लियरली रिमेंबर एक एड आती थी जिसमें एड में टीवी पर दिखाया जाता था जब आपकी लड़की जल जाए एग्जैक्टली तो उसके ऊपर पानी डाले या कंबल डाले, वो वाले। ये दूरदर्शन का एड था। आई नो वो एक एड चलती अब थी। तो बताइए। बाय सेइंग दैट आई एम नॉट डिनाइंग कि जो लड़कियां लड़कों के साथ कर रही हैं वो गलत है, वो गलत है, मतलब बहुत गलत है। हाँ, गलत है वो। हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे कि हाँ कि तुमने ज़्यादा टॉर्चर किया इसलिए ये वाला टॉर्चर कम है, ये हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। आई वॉन्ट टू कम बैक टू द टॉपिक कि ये रियलिटी ऑफ सोसाइटी है, ये रियलिटी है। तो क्या लॉज हैं? कोई भी लड़की ऐसी सिचुएशन में है जो उसको काफ़ी टाइम तक ऐसा लग रहा है नहीं चलता है, ये तो फैमिली में होता ही है, क्योंकि उसकी फैमिली भी बोलती है कि अरे बेटा थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा, थोड़ी ऊंची आवाज़ में ही बात कर दी ना, थोड़ा यही तो कर दिया ना, अरे क्या हो गया। नहीं, उसको वहाँ पे पहले स्टैंड लेना पड़ेगा, और अगर उसने स्टैंड नहीं लिया तो वो क्रुएलिटी किस हद तक बढ़ेगी उसकी फैमिली के लिए, कैसे बढ़ेगी। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है आंचल, वो होता है सेल्फ रियलाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड एक्सेप्टेंस कि आपके साथ गलत हो रहा है। उसके बाद ही आप आगे लीगल रिकॉर्सेस पे जा सकते हैं। लीगल प्रोसीजर कैसा दिखता है डिवोर्स का? डिवोर्स पे तो हम बाद में जाएंगे, सबसे पहले तो कंप्लेंट तो करो। महिला जो सेल है आप उसमें एक लिखित में कंप्लेंट करो। आप कंप्लेंट करोगे, जो CAW सेल होती है, महिला की सेल होती है, विमेन सेल, उसमें फिर आपने जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट करी, अपने पति के अगेंस्ट करी है या सास के अगेंस्ट करी है, दोनों के अगेंस्ट करी है, किसी के भी ससुराल वालों के, उनको बुलाया जाता है और वहाँ पे कंप्लेंट या FIR पहले रजिस्टर नहीं होती है, पहले काउंसलिंग होती है। सब पहले यही चाहते हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, अगर कहीं चांस है ऐसा कि लड़के को समझाया जा सकता है, फैमिली को डरा धमकाया जा सकता है कि तुम गलत कर रहे हो, तो हम समझा के उनका घर वापस से बसा दें। और वो 3-4 काउंसलिंग करते हैं, बट अगर जब वो देखते हैं कि नहीं भाई ये तो नहीं मान के दे रहे, फिर वो अपनी तरफ से या तो डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट सीधे उस IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरफ से जाती है, या तो FIR रजिस्टर होती है सीधे क्रुएलिटी या डाउरी की। अब अगर आपने वो कंप्लेंट नहीं करी तो आप सीधे डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन में भी जा सकते हो। सेक्शन 12 की एप्लीकेशन होती है जिसमें आपको आप अपनी सारी एक इंसिडेंट रिपोर्ट बताते हो, आपका वकील तैयार करेगा ऑफ कोर्स। उसमें आप क्या क्या रिलीफ मांग सकते हो। आप रिलीफ मांग सकते हो, राइट टू रिसाइड मांग सकते हो, अगर आपको घर से निकाल दिया गया है तो उस केस में आप राइट टू रिसाइड मांग सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द रिलीफ विच इज़ बीइंग गिवन। मॉनेटरी रिलीफ मांग सकते हो, कॉम्पनसेशन मांग सकते हो, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स मांग सकते हो। ये आपको फाइनल में भी मिलेगा। और एक इंटरिम एप्लीकेशन करके एक चीज़ होती है, इंटरिम रिलीफ करके चीज़ होती है कि जब तक से वो केस पूरा डिसाइड ना हो जाए तब तक क्या होगा, तब तक भी कोर्ट के हाथ में ये पार होती है कि उस इंटरिम एप्लीकेशन, अगर आपने इंटरिम एप्लीकेशन दी हुई है तो उस पर सुनवाई होगी, अगर नहीं दी हुई है तो कभी कभी कोर्ट खुद से इंटरिम रिलीफ आपको देता है। अच्छा, इसे मैं लेमैन्स टर्म में अगर ये बोलना चाहूँ कि एक स्पेसिफिकली एक महिला जो फाइनेंशियली स्टेबल है वो तो ये सब कुछ अप्लाई कर भी सकती है और देख भी सकती है। वो जाएगी नेट पे और अपने लिए लॉयर भी हायर करेगी और वो प्रोसीजर्स करेगी। मेरा ये स्पेसिफिकली कॉन्वर्सेशन उस तबके के लिए या वो टारगेट ऑडियंस है जो स्टक है, जिसको कुछ नहीं पता है। और मान लेते हैं कि वो कुछ नहीं पता है वाली ऑडियंस होम मेकर्स हैं, तो मान लेते हैं कि उनके पास पैसा भी नहीं है, कईयों के पास बैंक अकाउंट भी नहीं होता है, दे सेव मनी थ्रू कैश। करेक्ट। तो पहला स्टेप होगा कि आप अपना डिवोर्स या इमरजेंसी फंड बनाओ,
दूसरा स्टेप होगा कि आप अपने लिए लॉयर हायर करो और फिर उससे आप अब पूछो कि आपकी क्या क्या राइट्स Relief बनते है, हैं rights हैं, और exactly. इंटरिम मेंटेनेंस से आपका मतलब ये है कि जब तक अंतरिम आपको maintenance, जब हाँ, तक भत्ता जो भी है। आपको डिवोर्स नहीं मिलता है तब तक के लिए आपको एक रिलीफ मिलता है, एक मिलता रहता मेंटेनेंस है। मिलती हाँ, है कि हर महीने की एक आपको रिलीफ मिलती रहेगी। बट ऐसा तो बहुत कम घरों में पॉसिबल होगा कि आपने डाइवोर्स फाइल कर दिया और फिर भी आप अपने उसी घर में रह रहे हुए, तो पॉसिबल ही नहीं है। है बिल्कुल कैसे है। कि आपने डिवोर्स फाइल कर दिया और फिर भी आप सेम घर में रह रहे हो, अपने पति के साथ रूम शेयर ऐसा कर रहे ऐसा हो। कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि आप सेम घर में नहीं रह सकते हो। तो ये तो काफ़ी मेंटली टॉर्चरिंग बिल्कुल है। टॉर्चर है। लेकिन अब उसके पास और कहीं, दोनों के पास मान लो कहीं जाने के लिए नहीं, और दोनों एक ही घर छत में रह रहे हैं, अलग अलग रूम में रह रहे हैं, या मान लो एक ही रूम में रह रहे हैं, घर ही छोटा है बहुत उनका, बट ये कोई ग्राउंड नहीं है कि अगर डिवोर्स फाइल कर रहे हैं तो अलग ही रहना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि अलग रहने के अलावा भी तो और ग्राउंड्स है ना। और इंटरिम मेंटेनेंस आपको आपका पति देता है या कोर्ट देता है? नहीं, पति देता है। पति देता है। पति से दिलवाया जाता है। अच्छा। पति की सैलरी अटैच करा दी जाती है, पति के असेट अटैच करा दिए जाते हैं, अगर इन सारे केसेस में अगर वो देने के काबिल नहीं होता है तो अगर वो किसी पब्लिक कंपनीज में है या प्राइवेट कंपनी में है तो उसकी सैलरी का ITR से रिलेटेड सारा एक इनकम एफिडेविट नाम की एक चीज़ होती है। अभी रजनीश वर्सेस नेहा करके एक जजमेंट आया हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तरीके से बताया था कि भाई तुमको अपना इनकम एफिडेविट जो है वो कोर्ट में हर प्रोसीजर में, कोई भी फैमिली मैटर हो, डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर हो, डिवोर्स का मैटर हो, कोर्ट आपसे इन सब में तो मांगती ही है आपका इनकम एफिडेविट, जिसमें कि आपका सारा का सारा आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, आपकी लाइबिलिटी क्या है, आपके लोन्स क्या हैं, आपके डिपेंडेंट आपके ऊपर कौन है, अगर आपके बच्चे हैं कितने हैं, आपके घर आपकी कोई बीमारी है क्या, आपकी बीमारियों पे कोई खर्चे हो रहे हैं, आपके डिपेंडेंट्स की बीमारियों पे कोई खर्चे हो रहे हैं, आपके बच्चे की एजुकेशन अगर है तो कहाँ पढ़ रहे हैं तो उनके एजुकेशनल के रिसीट्स लगाइए, कोई बैंक स्टेटमेंट लगाइए, ये बैंक ITR लगाइए। ITR कब की लगाओगे? एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ दैट पिटिशन, 2 साल पहले की लगाओगे और एक इस टाइम की लगाओगे। तो ऐसे कर करके बहुत सारे कॉलम्स हैं उसमें, जिसमें आपका पूरा का पूरा एक तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट, वी शो इट एंड वी सबमिट इट, और उसके बेसिस पे मेंटेनेंस डिसाइड होती है। एग्जैक्टली, उसके बेसिस पे इवन इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड होती है। अब मुझे उन केसेस के बारे में बताओ जहाँ पे मेल्स के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशंस लगते हैं व्हेन इट कम्स टू डाउरी एंड रेप केसेस, मैरिटल रेप केसेस एंड डोमेस्टिक वायलेंस। हमारी जो लॉ है महिलाओं के लिए वो एक शील्ड है, और उसको महिलाएं एज अ सॉर्ड यूज़ करने लग गई हैं। ये मैं टर्म इवन कोर्ट में भी बहुत यूज़ करती हूँ कि लॉर्डशिप दिस पर्टिकुलर केस इज़ ऑल अबाउट यूजिंग दिस शील्ड एज अ सॉर्ड। सो मैं एक डिवोर्स केस हैंडल कर रही थी, तो उसमें जो ऑपोजिट लॉयर थे हमारे वो काफ़ी सीनियर थे, और जो महिला थी जो उनकी क्लाइंट थी वो ऑलमोस्ट मेरे एज की ही थी। तो उसमें वो बार बार रेफ़र कर रहे थे कि लॉर्डशिप बच्ची है, बच्ची को पैसे नहीं देता है ये, और अपना गुजारा कैसे करेगी, ये करेगी। मैंने बोला बच्ची MA है, शी इज़ अ डाइटिशियन, वो जॉब कर सकती है, वो जॉब कर रही थी, बच्ची ने जॉब छोड़ा है क्योंकि उसको केस में पैसे चाहिए। सो माय गॉड, ये बच्ची यहाँ पे सुबह से शाम तक दौड़ रही है। मैं नो ऑफेंस, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, आपके होंगे दुख, लेकिन एटलीस्ट बच्ची नहीं है वो अपना गुजारा कर सकती है। अच्छा, जो लोग जो फीमेल्स कमा रही हैं वो भी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं? क्या वो भी एलुमनी के लिए अप्लाई कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है। क्यों, ज़रूरत क्या है फिर? जब अब मुझे एलुमनी का कंसेप्ट वहाँ तक समझ आता है कि आप एक होम मेकर हो, आप हमेशा आप डिपेंडेंट रहे हो और आप उनका घर चला रहे हो, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो किसी ना किसी फॉर्म में, एंड यू ओ द पर्सन मेंटेनेंस एंड यू ओ हिम कि आप उसने आपके साथ इतनी बड़ी ज़िंदगी बताई, अब आपको एलिमनी चाहिए एज अ सपोर्ट। बट जो लड़की, जो महिला खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो खुद सब कुछ कर रही थी भी और है भी, तो फिर उसे एलिमनी की क्या ज़रूरत है? हमारा लॉ भी थोड़ा पेट्रियार्कल है।
एक्सप्लेन। सो शादी से पहले एक लड़की का जो गार्डियन होता है, नेचुरल और लीगल गार्डियन, वो उसका फादर होता है। जी। और शादी के बाद उसका लीगल गार्डियन, हमें है ज़रूरत आंचल किसी लीगल गार्डियन की, यू आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, आई एम ऑल्सो इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर शादी हो जाती है ना और कहीं आप जा रहे होते हो तो वहाँ पे लीगल गार्डियन का अगर फॉर्म आता है तो वहाँ पे आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना पड़ेगा। और हस्बैंड अपने लीगल गार्डियन में अपनी वाइफ का नाम नहीं लिखेगा। दैट्स सो बैड। दैट्स सो सैड। इट्स नॉट बैड, इट्स सैड। इट्स सैड फॉर बोथ ऑफ देम, राइट? क्यों? मतलब एक ओके, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। एक पुरुष, ऑलमोस्ट सेम एजुकेशन है दोनों की, ऑलमोस्ट सेम अर्निंग है दोनों की, क्या पता लड़की ज़्यादा कमा रही है, लेकिन वहाँ पे भी उसका ये हक बनता है फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो उसका लीगल गार्डियन है, उसने 7 फेरे लिए हैं, सप्तपदी लिया है उसने, तो वो उसके प्रोटेक्शन और प्रोवाइडर है। उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रोवाइड करना उसकी ड्यूटी, उसका मॉरल और उसका लीगल धर्म है। सारी फेमिनिस्ट कहाँ हैं इस वक्त? शेम ऑन यू। सो आई वुड से कि उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि कोर्ट हमारी अंधी है, कोर्ट देखती है। अभी बहुत कुछ एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था और उसमें बड़े प्यार से जज साहब ने ना महिला को बोला था कि भाई सुनो, इतना कमाती हो, तुमको क्या ताजमहल चाहिए और क्यों चाहिए तुमको? सो इवन जजेस नोटिस दैट तुम मांगने को तो कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन ये तो जज का डिस्क्रिशन भी है ना, जज का अपना एप्लीकेशन ऑफ अपना माइंड अप्लाई करेंगे जज, और जज देखते हैं, जुडिशरी देखती है, क्योंकि जुडिशरी अंधी नहीं है। अगर उसको दिख रहा है कि पैसे आ रहे हैं कहीं से तो वो बिल्कुल, इनफैक्ट एक जजमेंट आई थी जिसमें ये था कि अगर एक औरत 4-5 केसेस फाइल कर रही है तो उसको 4-5 केसेस में रिलीफ मिलेगा मॉनेटरी, पर देयर इज अ बट जज एंड कोर्ट दे हैव टू कंसिडर कि एक केस में कोई रिलीफ मिला है क्या, और अगर मिला है तो फिर दूसरे केस में उसके अकॉर्डिंगली रिलीफ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सो दैट इज टोटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अगर आज हम ये मेन केसेस डिस्कस कर रहे हैं, सुभाष केस हुआ, मेघालय मर्डर केस हुआ, और कितने सारे केसेस, आई एम श्योर रिपोर्ट मेन की तो बिल्कुल भी नहीं होते। लॉ में क्या चेंजेस आने चाहिए इन रिस्पेक्ट टू मेन? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो था वो 2000 के बाद आया था। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1962 में आया। हमारा जो आईपीसी था जो अब चेंज हो गया है वो 1862 में आया हुआ है। तो मतलब उस आईपीसी की ज़रूरत पहले थी, जस्ट सेइंग, ओके। धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं, महिलाएं जल रही हैं, लड़कियों को अधिकार नहीं मिल रहा है, सोसाइटी देख रही है, सोसाइटी के दिमाग में आ रहा है तो लॉ बन रहा है। लॉ कौन बनाता है? लॉ लेजिस्लेचर बनाता है, पार्लियामेंट में बिल पास होता है, राइट? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन जो लॉ होता है वो तो रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में डिबेट करते हैं, बिल पास होता है लोकसभा राज्यसभा, एंड देन प्रेसिडेंट असेंट देता है, फिर वो पास होता है, राइट? तो अब वो दौर चल रहा है जहाँ सोसाइटी देख रही है। एग्जैक्टली तो अब ये दौर चल रहा है कि सोसाइटी देख रही है। तो सबसे पहले तो जैसे मैं महिलाओं को बोलती हूँ ना कि तुमको ये एक्सेप्ट और एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, वैसे ही मैं बोलूँगी कि मर्दों को ये एक्सेप्ट और एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भाई हम प्रोवाइडर और प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। अगर तुम इक्वालिटी मांग रही हो कि हम फेमिनिस्ट हैं एंड वी आर इंडिपेंडेंट, सो करो ना फिर इंडिपेंडेंस, फिर बी माई पार्टनर ना। तो ये चीज़ मर्दों के भी दिमाग में आनी चाहिए ना। चल केसेस ऐसे हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही है ना, कि व्हेन इवन इफ दे क्राई एंड दे हाउल, और वो वोकल होकर बता भी रहे हैं, अगर वो अपने घर में बता रहे हैं तो घर वाले तो चलो साथ दे भी दे, मगर बाहर बता रहे हैं तो लॉ और सिस्टम और पुलिस और अधिकारी और अथॉरिटीज़ उनका साथ नहीं देते हैं। एक मैटर हमने हैंडल किया था मैरिटल में ही, जिसमें झूठे डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस थे, झूठे आपके डाउरी चार्जेस थे, और वो कुछ 11-12 साल से वो इंसान लड़े जा रहा था। सीरियसली? बिल्कुल 11-12 साल से लड़े जा रहा है,
और उसके 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों की कस्टडी उसकी पत्नी के पास है। और औरत जो है वो ना किसी सेटलमेंट के मूड में है, ना वो चाहती है, वो उसको सिर्फ परेशान करना चाहती है। ना वो डाइवोर्स ले रही है, ना वो एलिमनी ले रही है, और कस्टडी लेकर बैठी हुई है। और हर महीने उससे पैसे ले रही है। और एक प्रोविज़न आता है जिसमें आप अपना मेंटेनेंस बढ़वा सकते हो। पति की इनकम बढ़ गई या पत्नी के एक्सपेंडिचर बढ़ गए, तो इन दोनों केसेस में आपका जो मेंटेनेंस मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है, वो बढ़ सकता है, घट भी सकता है। अगर पति या पत्नी दोनों, पति ने ये एप्लीकेशन लगा दी कि भाई इनके जो हैं एक्सपेंसेस जो हैं कम हो गए हैं, या इनकी इनकम कहीं से और आनी शुरू हो गई है, तो उस केस में कोर्ट अगर देखता है तो वो कम भी कर देता है, जो कि केसेस मैंने बहुत कम देखे हैं। मैंने बढ़ते हुए ही देखे हैं कि अगर किसी के 20,000 मेंटेनेंस जा रही है तो उसकी 28,000 हो गई है। कम से कम 13 साल 12 साल के बाद तो मेरे पास आया था वो केस। 13वें साल में हमने डोमेस्टिक वायलेंस में उसका क्रॉस किया और हमने आगे तक हम लेके गए। फिर हमने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी। इसमें लॉयर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, और इसीलिए मैं एक चीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रांगली बोलूँगी लोगों को कि वो चाहे वो मेडिसिन की बात हो, चाहे वो लॉयर्स की बात हो, सब लोग ना सबसे पहले जुगाड़ पे जाते हैं कि अरे यार इतने ये वकील थोड़े कम में हैं, इनके पास जाते हैं और बाकी तो हम कर लेंगे। और उस चक्कर में उनका केस कैसे बिगड़ते हुए चला जाता है ना। और जब बिगड़ जाता है फिर आप जाते हो एक लॉयर के पास कि अब इसको समेटो, और वो समेट नहीं पाता है जल्दी। फिर वहाँ पे भी आप पेशेंस लूज़ कर देते हो कि अरे ये तो समेट नहीं रहा। आप ये नहीं देख रहे हो कि आप पिछले 12 साल से कैसे आपने अपने गलत आपको गाइडेंस मिली है, या आपने अपने कुछ गलतियाँ करी हुई हैं। जब भी कोई नई चीज़ चोट लगती है तो उस पर सही मेडिकेशन हो जाना, सही ट्रीटमेंट मिल जाना बेहतर है, rather than केस और बिगड़ जाए तो फिर एग्जैक्टली फिर ऑपरेशन ही होगा ना सीधे। सही ट्रीटमेंट भी काम नहीं करता। एग्जैक्टली मैं आपसे पूछती हूँ आपको क्या रिलीफ चाहिए, आपको अलग होना है या आपको शादी बचानी है? मैं दोनों के हिसाब से उनको एडवाइस करती हूँ। सो इसीलिए आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे वकील का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, एलुमनी सिर्फ लड़की को मिलती है या फिर लड़के को भी मिल सकती है? हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन सेट है, सेक्शन 24 एंड 25। तो जो 25 सेक्शन है ये जेंडर न्यूट्रल सेक्शन है 24। सो इसमें एलिमनी जो होती है वो सिर्फ उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि अ वाइफ वुड बी आस्किंग, उसमें लिखा है ईदर ऑफ द स्पाउसेस, जिसमें मेन भी आते हैं। इसका मतलब अगर लड़के भी फाइल करते हैं डिवोर्स तो उन्हें भी एलिमनी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है उनको। और मेरे ओपिनियन से मिलनी भी चाहिए। अगर लड़की कमा रही है और लड़की ज़्यादा कमा रही है और लड़की प्रोवाइड कर सकती है, और आज हम इतना ज़्यादा फेमिनिज्म और इंडिपेंडेंस और इक्वालिटी का पूरा फ्लैग लेके चल रहे हैं, तो हम इसमें क्यों विक्टिम प्ले कर रहे हैं? यहाँ पे भी हमें भी तो सपोर्ट करना चाहिए ना अगले बंदे को, या सिर्फ डिवोर्स के टाइम पे आते ही सीधे हम विक्टिम बन जाएंगे? तो लॉ तो है बट अप्लाई कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा। वो एप्लीकेबल होता हुआ आपको दिखता नहीं है? मेरे पास तो नहीं आया ऐसा कुछ। एक सिनेरियो ऐसा लेते हैं कि लड़का लड़की ने शादी की, म्यूचुअली शादी की, और लड़की के ऊपर लोन है, और वो उसके बाद किसी भी रीजंस के बाद डाइवोर्स लेते हैं, तो फिर क्या वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लॉफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हस्बैंड की कि उसे उसका लोन फॉर दैट लोन नो, फॉर दैट पर्टिकुलरली लोन नो, बट हाँ वो उसको एज ए एक्सपेंसेस में डाल सकती है कि भाई मेरे इतने खर्चे हो रहे हैं तो ये तो मेरा पति उठाएगा। तो ना किधर से नहीं उधर से पकड़ ली। दिस इज मिसयूजिंग ऑफ लॉज, सीरियसली वी कैन से दैट। एंड जुडिशियल सिस्टम को भी तो दिखता होगा ये सब कुछ, जब हमें दिख रहा है तो बिल्कुल दिखता है। तो फिर चेंजेस क्यों नहीं आते? उनको दिख रहा है कि भाई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्री जो रिकॉर्ड्स ऐसे रैकेट्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे तो मामला उधर ही जा रहा है ना। अब वो डॉक्यूमेंट्स कैसे आ रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो एविडेंसेस कैसे बन रहे हैं, किससे कहाँ चूक हो रही है, कोई नेग्लिजेंस हो रहा है, कहीं ध्यान देना चाहिए था पहले। ये छोटे छोटे लूप होल्स ही तो हैं एग्जैक्टली जो सिस्टम में है। अब ये लूप होल दोनों तरफ से ही है ना एक तरीके से कि
आज मैं किसी के साथ हूँ, मुझे थोड़ी ना आइडिया है कि कल मेरा इसके साथ डिवोर्स होने वाला है या इतना बुरा होने वाला है, तो मैं कौन सा उसके मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड करूँगी या स्क्रीनशॉट ले लूँगी, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगी, राइट। लेकिन मेरी एडवाइस है सबसे कि अगर उनको ऐसी इंट्यूशन होती है, ऐसा उनको लगता है, तो प्लीज़ स्टार्ट कलेक्टिंग एविडेंसेस जो आपके बाद में आपके बहुत काम आ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपकी जो चैट्स होती हैं, आपके मैसेजेस होते हैं या आपके कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं। अगर रिकॉर्ड हो रहे हैं तो अच्छी बात है, बता के रिकॉर्ड हो रहे हैं, प्रिवेसी होती है वो भी कि आप ऐसे किसी का रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। बट अगर वो कोराबरेट हो जाता है किसी फैक्ट से कि हाँ ये सही बात है और उसको प्रूव हो जाता है, तो वो एडमिसिबल हो जाता है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारे डिफरेंसेस इतने बढ़ सकते हैं, तो उनको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने पति या पत्नी के ऊपर शक करना शुरू कर दो, इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दो, स्पाई लगा दो, बट कम से कम अपनी भलाई के लिए थोड़ा केयरफुल रहो। गॉट इट। शक से मुझे याद आया, लेट्स टॉक अबाउट प्रीनप इन इंडिया। देयर आर नो प्रीनप्स। तो प्रीनप बिल्कुल लीगल नहीं है। As per Contract Act, there is one particular section where it is specifically mentioned any contract or agreement in restraint of marriage is void. तो कोई भी हम एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते शादी वो से पहले। void है ऐसा क्यों? because that's how the law is. हम बोल सकते हैं कि prenup होने चाहिए, but again I would coming back to our country and society. बहुत सारे औरतें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं या उन्हें पता नहीं है, एक पेपर साइन करा लिया, सब चला गया। तो इसका भी तो मिसयूज हो सकता है ना। यस, बिल्कुल हो सकता है। तो आने में क्या पता टाइम लगेगा, क्या पता प्रीनप बाद में आए या ना आए, कभी ना आए, बट अभी तो नहीं है। जब डिवोर्स होता है तो पैसा और प्रॉपर्टी का डिवीजन कैसे होता है? डिवोर्स चाहे कोई भी ले, देना हमेशा हस्बैंड को ही पड़ता है। अच्छा। अभी तक तो हमने यही देखा है ना, एटलीस्ट हमने देखा यही है ना। भले लॉ ने वो सेक्शन बनाया हुआ है विच इज़ अ जेंडर न्यूट्रल, बट रियल लाइफ और प्रैक्टिकलिटी देखें तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा है जिसमें वाइफ ने हस्बैंड को दिया हो। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मे बी सम अदर लॉयर्स वुड हैव डन इट, बट होता है, लॉ में है, कभी ना कभी होगा ही होगा और होना चाहिए भी। अगर हस्बैंड एलिमनी दे रहा है, ठीक है, सो द लाइफस्टाइल जिसमें वो पहले रह रहे थे, स्पाउसेस वो लिविंग टुगेदर, ओके, इनकम ऑफ द हस्बैंड, एक्सपेंडिचर ऑफ द वाइफ, एंड इफ देयर इज एनी चाइल्ड, कस्टडी किसके पास है, अगर वाइफ के पास है तो उसके एक्सपेंसेस। सो इन सब का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकलता है कि भाई इतना एक्सपेंसेस होता है, इसकी इतनी इनकम है, इसकी इतनी लायबिलिटीज़ है, इस बेसिस पे इतने पैसे इसको मिलने चाहिए वाइफ को। सो ये ऐसे कैलकुलेशन होता है। ठीक है। और जो बच्चे की कस्टडी है वो किसको मिलती है? जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है या जनरली माँ को ही मिलती है? नॉर्मली अगर बच्चे छोटे हैं, लाइक 5 years और टिल 8 years अगर गर्ल है, तो नेचुरली और लीगली मोस्टली कोर्ट इंक्लाइंड रहती है माँ को देने के लिए। बट अगर ऐसे भी केसेस आए हैं, बहुत सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे अच्छे केसेस हैं जिसमें फादर को 8 साल से कम की उम्र की बच्ची की कस्टडी मिली हुई है, क्योंकि वहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है। कोर्ट हमेशा बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट देखती है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट कहाँ है। इट इज़ नॉट अबाउट ओनली मनी है कि माँ उसका बेस्ट इंटरेस्ट नहीं है। इन सम वे इधर वो ख्याल नहीं रख पा रही है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, और अगर फिनेंशियली वो पैसे पिता से ले भी रही है, उसके बाद भी बच्चे के साथ वो उसका वैसे ख्याल नहीं रख पा रही जैसे रखना चाहिए। या फिर एक टर्मिनोलॉजी सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 साल पहले एक जजमेंट में रेफर करी थी, पेरेंटियल एलिनेशन सिंड्रोम। उसमें ये होता है कि एक पेरेंट अपने बच्चे का ब्रेन वॉश करता है दूसरे पेरेंट के लिए। रियली? यस, जस्ट फॉर द परेशान करना अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, जस्ट बिकॉज कि उसके मेंटेनेंस या एलिमनी जो है वो बढ़ जाए।
और विजिटेशन राइट्स होते हैं लेकिन किसी तरीके से बच्चे को मिलने नहीं दिया जा रहा है. सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये बच्चे को तो इफ़ेक्ट करती ही करती हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे. ये दूसरे पेरेंट को भी जो टारगेटेड पेरेंट है उसको भी इफ़ेक्ट करती है कहीं ना कहीं. सो इन द केस ऑफ कस्टडी ओनली बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड इज मैटर. वो बच्चा बेहतर है जो टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ रह रहा है, उसकी साइकोलॉजी, वर्सेस वो बच्चा जो डाइवोर्स ले लिया है पेरेंट्स ने और किसी एक पेरेंट के साथ रह रहा है. यार ये तो वही बात होगी ना कि इन दोनों खराब चीज़ों में से कौन सी चीज़ कम खराब है. इमेजिन करिए पॉडकास्ट में यही एक महिला है जिसकी यही दुविधा है और वो सोच रही है कि मैं बच्चे को ध्यान में रखते हुए आज तक मैं नहीं ले पाई डिवोर्स, मगर बच्चे की अब वो डिवोर्स लेगी तो उसका आज उसमें हिम्मत आ गई कि चलो ले लेते हैं. तो वो डेफिनेटली सीख कर रही है ये आंसर, क्या डिवोर्स के बाद मेरा बच्चा खुश रह पाएगा. उससे तो खुश रह पाता है जब आप एक टॉक्सिक मैरिज में होते हो, या फिर डिवोर्स वाले बच्चे परेशान होते हैं कि मम्मी पापा हमारे सेपरेट हो गए और ना हम इनके हो पाए ना उनके. तो सबसे पहले तो मैं उस महिला की बात करूँगी और मैं बहुत ही स्पेसिफिकली बोलूँगी कि बच्चे को रीज़न बना के डिवोर्स का डिसीजन ना लो. बच्चे की वजह से, मैंने तो तुम्हारी वजह से डिवोर्स नहीं लिया वरना मैं कब की अलग हो गई होती. कहीं ना आप बच्चे को भी सुनाने लग जाते हो कि तुम्हारी वजह से मैंने कितने त्याग किए हैं. और अगर बच्चा एक बार बोल दे कि दैट वाज काइंड ऑफ योर ड्यूटी एक्चुअली, फिर वो लग जाती है ना, लग जाती है. सो टॉक्सिक मैरिज के वाले जो बच्चे होते हैं उनसे काफ़ी बेहतर मैं ये बोलूँगी जो डिवोर्स वाले बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादा बेहतर कंडीशन में होते हैं. क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है वो हर दिन अपने माँ बाप की फ़ाइट देख रहा है. एक बच्चे का एग्ज़ाम है और अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा, और माँ बाप के बाहर झगड़े हो रहे हैं, और झगड़े नहीं हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, गालियाँ हो रही हैं, और माँ जो है वो दरवाज़ा पीट रही है बच्चे का, देख तेरा बाप क्या कर रहा है. और उसके बाद आप उस बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो कि वो शादी करे, फैमिली बनाए, अच्छी साइकोलॉजी रहे उसकी, सोशल स्टेबल रहे वो, और माँ की रिस्पेक्ट करे. क्यों? क्योंकि माँ ने तुम्हारे लिए सहा है, बाप ने तुम्हें प्रोवाइड किया है. सो उस केस में ना बच्चे की साइकोलॉजी ये हो जाती है कि लव इज़ नॉट टू बर्डन, आई शुड नॉट बी बर्डन ऑन माई पेरेंट. वहाँ पे अगर बच्चा बाहर बुली होता है ना तो घर में आके बताता नहीं है. क्यों नहीं बताता? क्योंकि कहीं ये वजह ना बन जाए मेरे माँ बाप के लड़ने की. एक पेरेंट अगर कुछ गलत कर रहा है वो दूसरे पेरेंट को नहीं बताएगा, कहीं ये वजह ना बन जाए लड़ने की. हर वक्त खौफ है. वो ये सोचता है कुछ टाइम तक माँ बाप गेस्ट का एक पर्दा रखते हैं कि अरे कोई आया हुआ है तो नहीं लड़ेंगे. तो वो बच्चा बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है कि अरे घर में कोई आए, कम से कम 2 दिन तो ये नहीं लड़ेंगे. और वो भी चला जाता है, वो भी चीज़ गायब हो जाती है. फिर रह क्या जाता है? सिर्फ टॉक्सिसिटी, एहसान हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम त्याग कर रहे हैं. और उस केस में अगर बच्चे के मार्क्स बुरे आ रहे हैं तो फिर बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है. बच्चा अगर कहीं लड़के आ रहा है बाहर से तो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है. बच्चे ने अगर एक बार बोल दिया आप लोग अलग क्यों नहीं हो जाते हो, तुम माँ बाप को अलग करना चाहते हो, सो यहाँ पे विलेन बन जाता है बच्चा. और सबसे आई वुड से इम्बिसिल थॉट इन द सोसाइटी कि अरे लड़ाई तो होती ही रहती है हर कपल में, ये तो नॉर्मल है. ये नॉर्मल नहीं है. प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें और इससे बाहर निकलें. और अगर आपको अपने बच्चे की परवाह है ना तो इस टॉक्सिक रिलेशन को ख़त्म करो एंड हैव दैट करेज टू मूव आउट फ्रॉम दैट मैरिज फॉर द सेक ऑफ योर चाइल्ड. क्या बॉलीवुड के डिवोर्सेस जो कि बहुत कॉमन है वो इंडियन ऑडियंस के माइंडसेट में डिवोर्सेस को नॉर्मलाइज करते हैं या ग्लैमराइज? एक तो 2 इंडिया है, एक उनकी सोसाइटी है और एक
दूसरी सोसाइटी है जो उनको देख रही है, और दोनों सोसाइटी में बहुत अंतर है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या है, अंदर क्या है, आपको नहीं पता। सिर्फ एयरपोर्ट पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना एंड स्टेज के आगे या रेड कार्पेट पे फोटोज़ खिंचाना एंड दैट PDAs, दैट इज़ नॉट एक्चुअल थिंग। इवन वी अंडरस्टैंड दैट, राइट? यस। बट जो दूसरी सोसाइटी है ना, जो उनको देख रही है, वो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। वो देख रही है कि अरे ये तो हाथ पकड़ के वेकेशन पे जा रहे हैं, और डिवोर्स में अगर इनका डिवोर्स हो रहा है, अरे ये तो बहुत कॉमन है, बोल भी देते हैं लोग कि अरे इनका क्या है, ये तो अभी शादी करी है, अभी अलग हो जाएंगे। देयर आर सो मेनी एक्टर्स हु हैव गॉट मैरिड लाइक 2 or 3 times एंड उनके चिल्ड्रन आपस में बहुत आराम से हैं। सो ये उनकी सोसाइटी है। इफ़ वी थिंक वेरी carefully, if we ponder about it, and if we look very carefully in our society, I ask you, is it possible that कि इतना जो easy divorce दिखता है, हमें दिखता है वहाँ पे, we are not there inside of in their houses. वो क्या go through करते हैं, क्योंकि फेमस होने के अपने कॉस्ट अलग आते हैं, राइट? तो उनके अंदर क्या चल रहा है वो ऑब्वियसली नहीं बताएंगे। दे आर सम सेलिब्रिटी, दे आर यूथ आइकन, दे आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग। लेकिन हम उनसे अफेक्ट होके उनके बाहर वाले को ये कर देते हैं कि अरे डिवोर्स है, तो उससे जो अफेक्ट हो रहे हैं, अगर पॉजिटिव वे में अफेक्ट हो रहे हैं और अपने टॉक्सिक मैरिज से निकल रहे हैं, देन इट इज़ गुड। बट अगर छोटी छोटी बातों पे और पेशेंस लेवल अपना बिल्कुल ही नीचे रख के, कि जहाँ पे यू मेंशन कि कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पे हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता है, वहाँ पे अगर लड़की बोल रही है कि नहीं मुझे हर 2 महीने में वेकेशन पे ही लेके चलो, मुझे ये फेंडी का बैग ही दिलाओ, मुझे ये ही कराओ, तो फिर तो नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं ना लोग। कहने का मतलब है हम भी बॉलीवुड के डिवोर्सेस से या बॉलीवुड की रिलेशनशिप से इक्वली अनइंटेंशनली अननोइंगली अफेक्ट होते हैं। कोई अगर लड़की बोलती है घूमने जाना है, कहते हैं शादी के बाद घूमने जाना, वेरी नॉर्मल थिंग इन आवर इंडियन सोसाइटी, ठीक है? क्यों भाई? दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। तो हमें ना नॉर्मल को नॉर्मल बनाने में टाइम लग रहा है। प्रॉब्लम ये है, अनलर्निंग चल रही है ना अभी। एग्जैक्टली ये सोसाइटी की अनलर्निंग का टाइम है कि क्या चीज़ें हमें नहीं सीखनी चाहिए। नहीं सीखने से पहले ओवरराइट करो। एग्जैक्टली जो सीखा है उसको छोड़ो। दैट इज नॉट ट्रू। तो उस केस में जब बोल रहे हैं कि भाई पति तुम्हारा घुमाने लेके जाएगा, तो अब उस लड़की की तो थॉट प्रोसेस बन गई है ना कि भाई मैं तो घर में रहूँगी, मैं किटी पार्टीज़ में जाऊँगी आराम से, मेरे को ये मस्त MK का बैग मिलेगा, और मुझे हर 2 महीने में एक डोमेस्टिक और हर कुछ महीने में एक इंटरनेशनल ट्रिप मिलेगी, और ये मिलेगा, और अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो नीचे से कॉज है ना। हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि भाई तुम्हें जहाँ घूमना है घूमो, काबिल बनो, अपने पैरों पे खड़े रहो, अपने पार्टनर को सपोर्ट करना इफ़ इज़ नॉट इन द कंडीशन, एंड बट ऐसा भी नहीं कि तुम उसको वो प्रोजेक्ट है और तुम उसको बना रही हो। सो यू आर 2 डिफरेंट पीपल हु आर कमिंग टुगेदर टू मेक अ लाइफ। मुझे याद है आपने पॉडकास्ट की शुरुआत में बोला था डाइवोर्स शब्द को इंडिया में काफ़ी नेगेटिव लिया जाता है ना? तो इनफैक्ट हमारे सनातन धर्म में भी डाइवोर्स शब्द का कोई एक्चुअल में संस्कृत में वर्ड नहीं है। देयर इज़ नो एग्जिट इन व्हेन इट कम्स टू सनातन धर्म। हमारे में मैरिजेस में यही बोला जाता है कि अर्थ ही जाएगी, है ना? डोली आई है तो अर्थ ही जाएगी, ऐसा। तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन में ना डाइवोर्सेस नेगेटिव निकलते हैं, उसकी परसेप्शन ऐसी बन गई है कि नेगेटिव मतलब बुरी चीज़ हो रही है आपके साथ, और आपको फिर एम्पैथी और चीज़ें भी हश हश करके आपके साथ बात करी जाती हैं। मगर एक न्यू सेगमेंट या फिर न्यू परसेप्शन जो मैं निकलती हुई देख रही हूँ, आई हैव सीन सो मैनी वुमेन पोस्ट ऑनलाइन, मोस्टली वुमेन ऑब्वियसली बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अट्रॉसिटीज़। तो दे पोस्ट कि ये I may have lost a marriage, but I have found myself. There is a sense of liberation that comes with divorce. There is a sense of new beginning that comes with divorce कि अब मेरी एक नई ज़िंदगी शुरुआत हो रही है। तो उस परसेप्शन को देखते हुए हम डिवोर्स को एक हैप्पी इवेंट भी बना सकते हैं।
this is the narrative that I want to set by saying that please do not take my words wrong. मैं यहाँ पे miscommunicate ना कर जाऊँ कि I am not promoting divorces. I am just saying कि if it is really toxic and if it's harming you to a level कि आपका जीना दुश्वार हो रहा है, then get out of those toxic marriages and give yourself the privilege and give yourself the basic right to live your life fully. And I want to ask you, आप इतने रेगुलरली डिवोर्स केसेस देखते हो, डोमेस्टिक वायलेंस देखते हो, पॉस्को देखते हो, रेप केसेस देखते हो, आपका विश्वास नहीं डोलता मैरिज में? और हैव यू सीन गुड मैरिजेस? ऑफ कोर्स मैं इफेक्ट होती हूँ. ऑफ कोर्स मुझे हमें ज़्यादा रियल दुनिया दिखती है. हम जब कोर्ट रूम में रहते हैं तो हमें लगता है कि ओह वी आर सो मच ब्लेस्ड. हम तो बहुत ही अलग सोसाइटी में आ रहे हैं यार, क्या चल रहा है ये. इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है. लगता भी है कि आप अपने अगल बगल लोगों को देख रहे हो, अपने दोस्तों को देख रहे हो, अपने रिश्तेदारों को देख रहे हो, अपनी फैमिली में देख रहे हो कि भले डिवोर्स ना लिया हो लेकिन एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं, या साथ में नहीं रह रहे हैं, या आप चीटिंग के केसेस देख रहे हो कि इवन inside the marriages people are going out of the marriage, right? So there are so many things. Of course it affects you, but there is a but. There are people around me who have such beautiful marriages, and I would say so confidently and boldly about that because I know them very not from the outside. कोई मैं उनका status देख के नहीं बोल रही हूँ. They both are living like partners. There are people who respect women, who respect their relationship, who have integrity, who wants to go ahead with the marriage in a way which it should be. Thank you for telling me this because मेरे भी अपने personal experiences हैं. And मैं एक ऐसी मिलेनियल हूँ जो ना प्रॉपर जेनजी है ना प्रॉपर मिलेनियल है. एंड बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि हम ना कहीं बीच में फंस गए. Yes. तो हमें जेनजी वाली लिबरेशन भी नहीं मिल रही है और हम उनसे भी वाइब नहीं करते हैं, और मिलेनियल वाला पूरा थॉट प्रोसेस जो हमारा ओल्ड स्कूल है वो भी नहीं है. कहीं क्लैश करता है, कहीं बीच में है हम लोग. एंड जब हम आसपास में देखते हैं यही हार्श रियलिटीज़ ऑफ सोसाइटीज़ एंड लव एंड रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग, कितना सब कुछ चल रहा है, तो इट मेक्स यू फील अ लिटिल doubtful. It makes you feel नेगेटिव. आपका प्यार के ऊपर से, रिलेशनशिप्स के ऊपर से विश्वास उठ जाता है, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर कंटिन्यूसली स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन नेटफ्लिक्स एंड पीपल अराउंड द काइंड ऑफ स्टोरीज जो हम सुनते हैं, हम डर जाते हैं. बट एट द सेम टाइम मैं बोलूँगी कि मेरे पास एक शील्ड है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एट माई फैमिली. सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा का एग्जांपल दूंगी कि माय फादर एंड माय मदर का इतना ज़्यादा ज़बरदस्त रिलेशनशिप है. माय फादर एंड मदर आर इक्वली बोथ इनटू ईच अदर. उनके जेस्चर्स, उनके गिफ्ट्स, उनका फ्लावर्स, उनका सॉरी बोलना, सब कुछ, उन्हें हर जगह उठाकर लेके जाना, रिप्रेजेंट करना, अपने अवार्ड में उन्हें रखना, हर जगह थैंक करना, अपने रिलेटिव्स के साथ उनकी इज्जत करना. पापा जिस फिलॉसफी के साथ आते हैं, मैं एक एंटरटेनमेंट परिवार से हूँ, मैं एक ग्लैमरस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ जहाँ पे मैं शोज़ कर रही हूँ, जहाँ पे मेरे अराउंड लड़के लड़कियाँ हैं, जहाँ पे हम ग्रीन रूम में चेंज करते हैं. आई एम ऑन द स्टेज, पीपल हैव आई ऑन मी एंड ऑन माई फादर एंड ऑन माई ब्रदर, एंड वी आर फुली इनटू द इंडस्ट्री जहाँ पे हम लोगों की पूरी अटेंशन ग्रैब करके रखते हैं. उस इंडस्ट्री में बहुत कुछ पकता है, मस्ट बी. और उसके साथ साथ मेरे पापा इस सोच के साथ आते हैं कि अगर कोई लड़की उनसे बड़ी है तो वो उनकी माँ की जैसी है, अगर उनकी उम्र की है तो उनकी बहन की जैसी है, अगर उनसे छोटी है तो उनकी बेटे की जैसी है. एंड एवरी टाइम माई फादर मीट्स अ न्यू गर्ल, भाभी जी, मम्मी जी या बेटी जी ही होता है. अगर वो किसी आर्टिस्ट को हम छोड़ने भी जाते हैं, रात को शो से लेट हो जाते हैं, पिक करने जाते हैं, या तो वो मुझे साथ रखते हैं, वो मम्मी को साथ रखते हैं. ये छोटी छोटी चीज़ें जो मेरे पापा ने मेरे भाई को भी सिखाई, एंड सेम वैल्यू सिस्टम कैरीज अलॉन्ग. करेक्ट. है ना? देयर आर पीपल, राइट? या एंड हम अलग अलग इवेंट में जाते हैं, हमें सेम आर्टिस्ट अलग अलग इवेंट्स में मिलते हैं, एंड वी सी
different artists with different girls on different events. And I know this is the part of my industry. मैं ये सब देख रही हूँ, बट फिर भी मुझे प्यार पर, रिलेशनशिप्स पर भरोसा है, क्योंकि मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल, मेरा कोर इतना स्ट्रॉन्ग मेरे आगे एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि मैरिजेस सस्टेन, पीपल love each other, and they do love each other unconditionally, and yes, and मुझे इस पॉडकास्ट को इसी चीज़ पे विराम देना है कि ऐसा नहीं है. इन बातों से आप अवेयर रहिए, आपको ये बातें गाइड करनी चाहिए, केयरफुल रहिए, मगर आपको बचाइए, अपनी होप मत खत्म कीजिए. ना बिल्कुल नहीं. एंड एक और चीज़, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ यहाँ पे, बट एक और चीज़ मुझे बोलनी है, वो ये कि मुझे थोड़े दिन पहले कोई बोल रहा था कि आजकल डिवोर्स के रेट्स देखा है कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, कितने ज़्यादा डिवोर्स फाइल होने लगी हैं. आजकल की लड़कियों में ज़रा भी शर्म नहीं रही है, ज़रा भी सहनशीलता ही नहीं रही है कि रिश्ते को आगे बढ़ाएं या सस्टेन कर पाएँ. तो उसकी क्लैरिफिकेशन में मुझे ये चीज़ बोलनी है. पहले इसलिए डिवोर्स कम होते थे क्योंकि नंबर 1 कंडीशनिंग, कि तुझे ही रिश्ता बचा के रखना है, लड़का तो ऐसा ही होता है, यही तेरा ही काम है, लड़के तो ऐसे ही रहेंगे. जो द कंडीशनिंग ऑफ द गर्ल इज़ कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप उसकी है. अगर तू चुप रहेगी तो सब चुप रहेंगे. हमारी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम कैजुअली बोल देते हैं, एक लड़की को सप्रेस कर देते हैं हमारे खुद के घर वाले. तो कंडीशनिंग इज़ वन पार्ट, मगर अब वो कंडीशनिंग इस वाली जनरेशन को नहीं मिली है. इस वाली जनरेशन को भाई बहन के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, पढ़ाया गया है, लिखाया गया है, घर में बैठकर टेबल पे से पूछा जाता है. तो अब आपकी वो कंडीशनिंग रही है. बिल्कुल. दूसरा पॉइंट आता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. करेक्ट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया. एंड कितनी सारी महिलाएं जो ये पॉडकास्ट देख रही होंगी और रिलेट करेंगी कि वो इसलिए ये स्टेप नहीं ले पाई क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं था. बिल्कुल. और आज है तो आप बोल पाते हो. योर वोकलनेस कम्स विद फाइनेंस. जिसके पास पैसा है उसके पास से है. बिल्कुल. नंबर 3 इज बच्चे. पहले बच्चों के नाम पे आप रुक जाते थे, अब बच्चे खुद इतने लिटरेट हो गए हैं कि वो आपको बोलते हैं कि पापा को छोड़ो, मम्मी को छोड़ो. आई थिंक कि अब चीज़ें बदल गई हैं. तो बाय सेइंग ऑल ऑफ दिस, ये सारी वजहें हैं कि रेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी रिश्ता कैसा रिश्ता जब आप चुप रहे तो ही वो चल रहा है, और आपने जिस दिन बोलना शुरू किया वो रिश्ता टूट जाएगा. औरतें बोलती हैं कि हम डिवोर्स के बाद हमें लिबरेशन मिल रहा है. तुम इतने साल से एक उस अंधे कुएं में हो और तुम उसके बाद तुम बाहर निकल रहे हो, तुम्हें साफ आसमान दिख रहा है, वो भी लिबरेट ही हो रहा है, ये भी लिबरेट हो रही है. प्रॉब्लम यहाँ पे बस इतनी सी है कि हमारी सोसाइटी को अब लिबरेट होने की ज़रूरत है, और उन्हें अजीब लग रहा है कि ये हो रहा है. Yes. Wow. Yeah. I really hope we इस कॉन्वर्सेशन में लोगों को वैल्यू मिली हो, बट एट द सेम टाइम मेरे जो एक दिल में बात खटक रही है वो यही कि मर्दों के लिए मुझे ये बोलना है कि थोड़ा समय लगेगा लॉज आपके फेवर में आने के लिए. थोड़ा समय लगेगा सोसाइटी को समझने के लिए, लेजिस्लेचर को बिल्स पास करने के लिए. और मैं बट एटलीस्ट द एक्नॉलेजमेंट इज हैपनिंग कि मर्दों के साथ गलत तो हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है, बहुत हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट हर दूसरे महीने हमारी एक ऑब्जर्वेशन निकलती है जिसमें कोई FIR क्वैश हो रही है रेप की, कोई मैरिज का उनके फेवर में डिक्री जा रही है, कोई कस्टडी जा रही है. सो people are watching, society is watching, judiciary is watching. What is the biggest mistake that people make while filing a divorce or while taking a divorce? ऐसा तो नहीं है कि एकदम से एक दिन उठे और आपको लगा कि आज डिवोर्स लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होता. वो चीज़ें पाइलअप होती हैं, राइट. आपका रेड फ्लैग दिखना आपको शुरू होता है, आपको वो एक्नॉलेज करना है, आपको सबसे पहले वो एक्सेप्ट आप अपने रिश्ते को बचाओ, काउंसलिंग पे जाओ. अगर दूसरा काउंसलिंग पे नहीं जा रहा है, एक तो हमारे सोसाइटी में थेरेपीज लेना मतलब पागल हो गए होगा, राइट. तो एक जा रहा है दूसरा नहीं जाना चाहता है. अगर नहीं जा रहा है सो एटलीस्ट बी केयरफुल, क्योंकि आपके जो एक्शंस हैं ना वो आपके डिवोर्स के प्रोसीडिंग्स में बहुत काम आते हैं. अगर आपने मैसेजेस पे कुछ उससे ऐसी बातें लिखी हुई हैं वो आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकता है या कर सकती है. एज अ लॉयर आई वुड से कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर ऑल द इनक्रिप्टेड डेटाज
एंड अपनी जो फिनांसेस हैं उसको सही रखिए एंड प्लीज़ सीक लीगल गाइडेंस एट द वेरी अर्लीस्ट. डोंट वेट कि वो कहीं से आपको कोर्ट का नोटिस आए और फिर आप किसी वकील को ढूंढ रहे हो. एंड उससे भी बड़ी चीज़, गूगल नॉलेज पे मत जाओ. डोंट गो फॉर दिस चैट जीपीटी थिंग. डोंट गिव चैट जीपीटी दैट प्रॉम्प्ट दैट माई वाइफ इज डूइंग दिस थिंग, व्हाट शुड आई बी डूइंग Oh my. and where should I file the divorce case. You should not. Please find a good lawyer Yes. and take a advice from that lawyer. Make strategy in whatever way you are seeking the relief. So this is what the mistake they do make. And उसके बाद जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं then they come to us. So पहले आ जाओ यार. आपका थप्पड़ के ऊपर क्या टेक है? हैव यू सीन द मूवी थप्पड़? It's a good movie. It's actually kind of a alarming movie which women should be watching. Where they should be understanding. That was just one example where one थप्पड़ was एक दिया हुआ था, लेकिन वो एक सिर्फ थप्पड़ नहीं था ना. उसके पहले भी अगर आपने वो मूवी देखी होगी और उसने जब फीमेल प्रोटैगनिस्ट ने बोला कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो, तो उसने बोला पहले पराठे तो बना लो. मैंने उस मूवी को देखा तो मेरे लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग था कि क्योंकि मुझे ऐसे लगा उस मूवी में कंटेक्स्ट और नहीं दिखाया गया. यू गॉट इट? कि अगर आप कह रहे हो कि उसने उसको बोला कि पराठे बना ले, तो वो एक इमोशनल अब्यूज़ है ना. वो इमोशनल मैनिपुलेशन है वो एक तरीके से. हाँ, बट उस वहाँ पे एमिकेबली बैठ कर बात भी करी जा सकती है, जो कि फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, बट वो नहीं हुई है मूवी में. अगर मूवी याद होगी तो जब लड़की घर जाती है तो उसकी माँ क्या बोलती है कि बेटा लड़कियों को तो एडजस्ट करना पड़ता है. हाँ, वो टोटल कंडीशनिंग. आई मीन लाइक मैं उस मूवी के साथ ही हूँ, अगेंस्ट नहीं हूँ. और मुझे लगता है कि उसमें और स्ट्रॉन्ग कंटेक्स्ट दिखाने चाहिए थे फॉर दैट डिवोर्स टू बी जस्टिफाइड. मेन मैसेज था उस मूवी का कि एक थप्पड़ दैट इज ऑल्सो दैट सिंबलाइजेस पूरा अब्यूज. यस, आई एम 100% इन अलाइनमेंट टू व्हाट यू आर सेइंग. यस. आपको क्या लगता है कि उसका एक और इंटरप्रिटेशन निकल सकता है जब सिर्फ इमोशनल अब्यूज़ की बात करें, कि लड़का उसे टॉन्ट कर रहा है, सरकैज़म मार रहा है, क्या इस बेसिस पे भी डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है. अभी वो मूवी आई थी ना मिसेज, विच इज़ अ रीमेक ऑफ सम साउथ मूवी. सो उसमें वो मारता तो था नहीं, लेकिन दैट वाज एन इमोशनल अब्यूज. दैट वाज एन इमोशनल, मेंटल, फिजिकल अब्यूज ऑल्सो. कि तुमने मतलब चटनी तुमको सिलबट्टे पे ही पीसनी है ना, दम तुमको हांडी में ही लगाना है बिरयानी का. सो दैट इज ऑल्सो लाइक, और वो बेचारी कर भी रही थी, बट एट लास्ट उसको सुनने को क्या मिलता है? दैट यू स्मेल लाइक किचन. डाइवोर्स के बाद और ड्यूरिंग डेटिंग के लीगल और सोशल चैलेंजेस क्या होते हैं? देखो, ड्यूरिंग में तो मत करो. ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत सीधी सादी बात है मेरी. अगर पकड़े गए, अगर डिवोर्स ड्यूरिंग नहीं कर सकते आप, फाइल बिल्कुल नहीं कर सकते. अगर डिवोर्स मिलने में 10 साल लगते हैं तो आप 10 साल डेट नहीं करोगे, कोई मूव ऑन नहीं करोगे. इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? ऑफ कोर्स. डोंट यू थिंक दैट्स आप जिंदगी के 10 क्रूशियल ईयर्स ले रहा है सिस्टम आपके? सो अब सिस्टम ले रहा है कि आपकी वाइफ आपका समय ले रही है, दैट, या आपका हस्बैंड आपका समय ले रहा है. वी कैन नॉट से दैट ना. वी कैन नॉट, व्हाई वी आर ब्लेमिंग ऑन द सिस्टम. अच्छा, वो सिस्टम कैसे घूम रहा है? क्योंकि आपके स्पाउसेस घुमा रहे हैं, राइट? और डिवोर्स के बाद ले सकते हैं? ऑफ कोर्स, डिवोर्स के बाद यू आर फ्री. You can do date, anything. Yeah. There is no problem in that. There is no law which can stop you. See, the thing is that during the divorce process, if you're living out with someone, okay, वो आपको किसी क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं लेके जाएगा. ओके, आपको कोई आपराधिक आपको जेल नहीं हो जाएगी, क्योंकि एक एडल्ट्री सेक्शन था, उसको रिमूव कर दिया गया है, अमेंड हो गया है वो. तो ऐसा नहीं है, लेकिन आपके डिवोर्स प्रोसीडिंग पे तो असर करेगा. वो आपके खिलाफ वो मैटर जाएगा. अगर आप पुरुष हैं और आप डेट कर रहे हैं वाइल आपके डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही हैं, तो आपको मेंटेनेंस और देनी पड़ जाएगी, एलिमनी और देनी पड़ जाएगी, या क्या पता आपको डिवोर्स ही ना मिले, फिर आप ऐसे ही छुप छुप के करते रहेंगे. अगर आप महिला हैं तब तो आपको मिलेंगे ही नहीं. आपकी अगर चीटिंग प्रूव हो गई तो आपकी जो मेंटेनेंस छोड़ो, आपकी एलिमनी छोड़ो, जो आपकी इंटरिम रिलीफ थी वो कैंसिल हो जाएगी. आपको ऐसे केसेस मिलते हैं जब एक्चुअल में आपको पता होता है कि दे आर डेटिंग बट दे आर जस्ट हाइडिंग इट फ्रॉम द सिस्टम? या एंड हाउ डू वी नेविगेट इन दैट सिचुएशन?
We ask them to stop it for some time or to be careful. आपको कई बार ऐसा पता है कि आपका क्लाइंट फॉल्टी है और आपको साथ देना पड़ता है, तब कैसा कैसा दिखता है वो? हाउ डू यू नेविगेट मॉरल्स एंड आपका काम है ये? See, every lawyer has few principles, okay? उस बाउंड्री के बाहर वो नहीं जाते. मेरी भी अपनी बाउंड्री है जिसके आगे मैं नहीं जाती. बट एज अ लॉयर वी आर नॉट डिफेंडिंग देम, वी आर नॉट टेकिंग देयर साइड. हम उनका साइड नहीं ले रहे. हम उनको ये नहीं बोल रहे कोर्ट में जाके कि ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं. हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये उनका संवैधानिक अधिकार है. उनको गलत और सही प्रूफ करना कोर्ट का काम है, वो हमारा काम नहीं है. हम सिर्फ कोर्ट को उनकी बातें बता रहे हैं जो उन्होंने हमें बताई हैं. हम कोर्ट को सिर्फ वो बता रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट आप देख लो और ये डॉक्यूमेंट इस लॉ के हिसाब से इनके फेवर में बन रहा है. उनको उस डॉक्यूमेंट के बारे में पता हो सकता है ना क्लाइंट को, लेकिन लॉ के बारे में तो हम बताएंगे. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बस रिप्रेजेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विदाउट द जजमेंट. विदाउट द जजमेंट. गॉट इट. एक मूवी और है डॉली की डोली, देखी आपने? डॉली की डोली जिसमें सुनी है मैंने. जिसमें सोनम कपूर है और वो right. स्कैम करती है हाँ हर हाँ किसी हाँ, के yes, साथ. yes, 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 yes. ऐसे केसेस में क्या लीगल डॉक्यूमेंट बनता है, क्या केस बनता है कि स्कैम हुआ? क्रिमिनल ऑफेंस बनता है उस लड़की के लिए 400 BC. फिर वहाँ पे डाइवोर्स लिया जाएगा या वॉइड करी जाएगी मैरिज? वॉइड करी जाएगी मैरिज, क्योंकि ऑलरेडी उसके स्पाउसेस हैं ना एट द टाइम ऑफ वो शादी करके भाग गई. ठीक है, उसने उस पुराने वाले से डिवोर्स नहीं लिया है, शादी कर ली है, अब वो दूसरे के पास चली गई. तो पहली जो सबसे पहली शादी है ना वही वैलिड है. अच्छा. उसके बाद की जितनी शादियां सब voidable सब वॉइड है, वॉइडेबल भी नहीं है. अच्छा. एट द टाइम ये वॉइड और वॉइडेबल में क्या फ़र्क होता है? वॉइड में फ़र्क होता है कि शुरुआत से ही वो शादी मानी ही नहीं जाएगी. अच्छा. और वॉइडेबल ये होता है कि शादी डिवोर्स की ज़रूरत नहीं है, शादी को हम यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं. ओके. मतलब उसको हम नहीं मानेंगे अब. ये फ़र्क होता है. आपके क्लोजिंग नोट्स क्या होंगे आज की ब्यूटीफुली एनलाइटनिंग अवेयरनेस वाली कॉन्वर्सेशन के बाद? जैसे हॉस्पिटल में बीमारियां होती हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लोग सही नहीं हैं. क्योर हो जाते हैं लोग, या तो फिर उनका वो पार्ट का हट जाता है. राइट. सो अगर कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशन है आप, तो प्लीज़ उस बॉडी पार्ट को काटो, उसको बचाओ मत. इलाज उस बीमारी का या तो इलाज करो या तो उस पार्ट को काट के अपने से फेंक दो ताकि वो जहर ना फैला सके. Absolute. Wow, that was a bulb-on moment. Yes. Closing. Thank you so much, Neha, for doing this. थैंक यू फॉर Thank हैविंग you. मी. शादी ना तब तक ही पवित्र है जब तक उसमें प्यार, इज्जत और इंसानियत बची हो. जब कोई रिश्ता सांस लेने से रोकने लगे तो उसे तोड़ना पाप नहीं, ज़रूरत बन जाता है. मैं जानती हूँ डाइवोर्स एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है, बहुत दर्द भरा फैसला होता है, बट उससे भी ज़्यादा दर्द भरी चीज़ है अपने आप को एक ऐसे रिश्ते के साथ बांध कर रखना जिसमें आपका जीना दुश्वार हो जाए, जिसमें आप खुद को ही खो दो. और ये कहकर मैं डाइवोर्स को प्रमोट नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, मैं इस बात को समझती हूँ कि किसी भी रिश्ते को या शादी को चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं. बार बार उस इंसान से सालों भर प्यार करना पड़ता है, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है और बहुत बार माफ़ भी करना पड़ता है. बट पहले ना किसी भी रिश्ते की सफलता वो कितना लंबा है उससे तय करते थे, मगर अब ये सफलता के मायने बदल चुके हैं. वो रिश्ता कितना हेल्दी है वो डिफ़ाइन करता है आपकी रिश्ते की सफलता, ना कि सिर्फ वो कितना लंबा है. तो अगर आप किसी टॉक्सिक भरे रिश्ते में फंसे हुए हैं तो हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करना मैच्योरिटी नहीं होता. कभी कभी बस अब और नहीं कह देना भी एक करेज का साइन होता है. Well, I really hope you have found this whole podcast informational, helpful and valuable. If you did, please like this video और आप ये podcast उसके साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. We are very close to hitting 20K subscribers and I will see you again on every Thursday.